हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 सजीवों में अनुकूलन। इससे पहले अध्याय 10 तक सारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये क्लास 6 की साइंस की किताब का एनालिसिस है। ये सारे कंप्लीट एक एक करके हो रही है, तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अध्याय 10 तक पूरा कंप्लीट वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे सजीवों में अनुकूलन कैसे होता है। एक ऊंट और एक घोड़े में बहुत गहरी दोस्ती थी। आइए शुरू करते हैं कि एक ऊंट और एक घोड़े में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों जब भी मिलते ढेर सारी बातें करते। घोड़े को अपनी तेज चाल सुंदरता पर घमंड था। ऊंट बड़ा शांत स्वभाव वाला और बुद्धिमान था। ऊंट का कद बहुत लंबा था। हम ये सब वीडियो एक डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप ये कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें मनोबल मेरा बनेगा और हम और अच्छे से अच्छा वीडियो आगे ला सकें। हम इसके बाद एनसीईआरटी की बुक भी एक एक करके पढ़ा जाएगा और कंप्लीट पूरी एनसीईआरटी हम एक नई सीरीज बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी ज़रूर बजाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन ज़रूर और जल्दी मिले। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो ऊंट का कद क्या था? बहुत ही लंबा था। एक दिन ऊंट घोड़े को रेत के तूफान की बात सुना रहा था। एक दिन ऊंट घोड़े को रेत के तूफान की बात सुना रहा था। उसने बताया कि तूफान के कारण वो रास्ते में भटक गया था। 5 दिन तक अपने मालिक को पीठ पर लादे घूमता रहा और फिर जाकर घर पहुंचा। ऊंट की बात सुनकर घोड़ा हंसने लगा। बोला, अरे तुम जैसे धीरे चलने वाले जानवर और क्या कर सकते हो? मैं होता तो एक दिन में रास्ता ढूंढकर मालिक को घर पहुंचा देता। ऊंट चुपचाप घोड़े की बात सुनता रहा। फिर बोला, कभी मेरे साथ चलना, जहां रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं और दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आता। घोड़ा झट तैयार हो गया। बोला, चलो अभी चलते हैं। और अगले ही क्षण दोनों चल दिए रेत के टीले की ओर। घोड़ा तो टप टप सरपट भागना शुरू कर दिया। ऊंट मज़े से पहले अपनी एक तरफ की दोनों टांगें आगे बढ़ाता, फिर दूसरी तरफ की। थोड़ी देर जाकर घोड़ा रुक गया और ऊंट का इंतजार करने लगा। जैसे ही ऊंट पास आया तो घोड़ा बोला, कितना धीमे चलते हो, जरा तेज चलो। ऊंट बोला, रुको भाई, आगे जाकर तुम भी धीमे हो जाओगे। और वही हुआ। रेत के टीलों के पास पहुंचते पहुंचते घोड़े की चाल धीमी हो गई। उसके पैर रेत में धंस जाते और वह मुश्किल से आगे बढ़ पाता। पर ऊंट अपनी उसी चाल से चलता रहा। उसके पैर नीचे रखते ही फैल जाते और रेत में धंसने से बच जाते। धूप भी बहुत तेज थी। गर्मी प्यास के मारे घोड़े की हालत खराब थी, पर ऊंट को तो जैसे कोई परेशानी ही नहीं थी। वो अपनी मस्ती में चला जा रहा। घोड़ा अब थक चुका था। बोला, मुझे आगे नहीं जाना है, चलो वापस चले। ऊंट बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी थक गए? घोड़ा तो हाँफ रहा था। झट मुड़ करके वापस जाने लगा। पर यह क्या, अचानक रेत का तूफान आ गया। चारों तरफ अंधेरा हो गया और रेत ही रेत उड़ने लगी। घोड़े की हालत खराब हो गई। आंखों में रेत, कानों में रेत, नाक और मुंह में रेत ही रेत। तूफान रुकने तक घोड़े की हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी, जबकि ऊंट तूफान में वे आराम से खड़ा रहा। घोड़ा हैरान था। बोला, ऊंट भाई, तुम इतने आराम से कैसे खड़े हो? तुम्हारी आंखें, नाक, कान में रेत नहीं गई? ऊंट बोला, मेरी आंखों को देखो, पलकों के लंबे बाल,
और घनी भौहें उन्हें रेत और मिट्टी से बचा लेती हैं। मेरे छोटे छोटे कानों में भी रेत आसानी से नहीं जा सकती। अपनी नाक को मैं अपनी मर्जी से खोल सकता हूँ या बंद कर सकता हूँ। और जब 5-5 दिन तक खाते पीते नहीं हो तो जीते कैसे हो? घोड़े ने पूछा। ऊँट ने बताया, मेरे कुबड़ में भोजन चर्बी के रूप में जमा रहता है जो बुरे वक्त में काम आता है। मैं पानी पिए बिना भी कई दिनों तक जी सकता हूँ। अब घोड़े को समझ में आ गया कि अगर वो तेज भागने की ताकत रखता है तो ऊँट रेतीले इलाकों में रहने की, दोनों में अपनी अपनी खूबियाँ हैं। इसीलिए तेज भागने पर उसे घमंड नहीं करना चाहिए था। बताइए, रेत में चलना ऊँट के लिए क्यों सुविधाजनक था? रेत के तूफान से घोड़े की हालत खराब क्यों हो गई? ऊँट की नाक में क्या खास बात है? आगे है कि ऊँट को उसके कुबड़ से क्या लाभ है। बच्चों, इसी प्रकार और भी जानवर आपने देखे होंगे जो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, जैसे शेर जंगल में और रेगिस्तान में ऊँट, पर्वतीय क्षेत्र में भालू और जल में मछली पाई जाती है। इसी तरह जगह जगह पर अलग अलग प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में नागफनी, जल में कमल, पर्वतीय क्षेत्रों में शंक्वाकार पेड़ जैसे पाइनस तथा सागवन एवं फर्न आदि। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी बातचीत कीजिए। पुस्तकों, चित्रों, टीवी कार्यक्रमों, पत्रिकाओं आदि से आप इस तालिका को और बढ़ा सकते हैं। तालिका 11.1 में रेगिस्तान व जलीय वाले कॉलम में आपको क्या मिला? क्या दोनों में एक प्रकार के जीव पौधे हैं? इन दोनों जगहों के परिवेश में क्या फर्क है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल जैसे खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। समुद्र में जो जंतु तथा पौधे होते हैं वो लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं और श्वसन के लिए क्या करेंगे? वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल विभिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? पाठ के शुरू में ऊँट एवं घोड़े की कहानी हमने पढ़ी। ऊँट के शरीर में ऐसा क्या खास बात है जो उसे रेगिस्तानी इलाकों में रहने योग्य बनाती है? इसके लक्षण को सूचीबद्ध करें। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ होगा? इसके अलावा ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। साथ ही वे बहुत कम पेशाब करते हैं, उन्हें पसीना भी नहीं आता। इन्हीं सब बातों के कारण वे जल के बिना बहुत दिनों तक रह सकते हैं। अपने आसपास किसी नदी, तालाब, पोखर पर जाएं तथा वहां विभिन्न प्रकार की मछलियों का अवलोकन कीजिए। विभिन्न मछलियों की आकृति में क्या समानता है? मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है। मछलियों का शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय। इसे नौकाकार भी कहते हैं। इनका शरीर चिकने सल्कों से ढकी रहती है। सल्कें इनके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा इनकी विशिष्ट आकृति जल में गति करने में सहायक हैं। मछली के पूंछ चपटे होते हैं जो उसे जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। क्या ऐसी ही कई बातें अन्य जलीय जंतुओं में भी हैं? हमने देखा कि मछली एवं ऊँट में अलग अलग शारीरिक संरचनाएं हैं जो उन्हें जल एवं रेगिस्तान में रहने में मदद करती हैं। ऐसे ही पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं जिनमें अपने परिवेश में रहने के लिए कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। ऐसी विशिष्ट संरचनाओं एवं स्वभाव की स्थिति को अनुकूलन कहा जाता है। एक सजीव जिस परिवेश में रहता है जहाँ से उसे भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य विशेष आवश्यकताएं पूरी होती हैं उसे वास स्थान वो क्या कहलाता है? वास स्थान कहलाता है। तो हम ये फिर दोबारा पढ़ेंगे कि वास स्थान क्या है, किसे हम वास स्थान कहते हैं। एक सजीव जिस परिवेश में रहता है जहाँ से उसे भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताएं पूरी होती हैं वह उसका वास स्थान कहलाता है। अर्थात एक सजीव जिस परिवेश में रहता है उसे भोजन, वायु, शरण ये सारे चीज़ अगर एक स्थान से मिल जाते हैं
वो वही उसका वास स्थान कहलाएगा। जमीन पर पाए जाने वाले सजीवों के लिए वास स्थान स्थलीय वास स्थान तथा जल में पाए जाने वाले सजीवों के वास स्थान को जलीय वास स्थान कहा जाता है। अर्थात जो स्थल पर रहते हैं उन्हें हम स्थलीय वास स्थान और जो जल में रहते हैं उन्हें हम जलीय वास स्थान कहा जाएगा। स्थलीय वास स्थान में कई विविधताएं हैं, जैसे कि वन, घास, मैदान, रेगिस्तान और पर्वतीय प्रदेश। इसी प्रकार जलीय आवासों में भी विविधताएं हैं, जैसे दलदल, खारे पानी की झीलें व समुद्र आदि। जीव अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके ही जीवित रहता है। ये सामंजस्य दो प्रकार का होता है। एक है अल्प अवधि में विकसित होने वाला सामंजस्य, एक है लंबी अवधि में विकसित होने वाला सामंजस्य। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं और अचानक पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं तो हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है तथा कोई भी शारीरिक श्रम करने में असुविधा होती है। थोड़े दिनों में हम उस परिवेश से सामंजस्य कर सकते हैं। इस प्रकार के अस्थायी अनुकूलन को पर्यानुकूलन कहते हैं। इससे अलग कुछ सामंजस्य लंबे अंतराल के बाद उत्पन्न होता है, जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में जन्म से ही फेफड़ों की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ये अनुवांशिक अनुकूलन है। क्या आपके साथ ऐसा पर्यानुकूलन हुआ? विस्तार से अपने दोस्त के साथ चर्चा करिए। और पर्यानुकूलन के लंबे समय तक रहता है या अपने परिवेश में आने पर समाप्त हो जाता है। क्रियाकलाप 2 पढ़ते हैं। चने के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रख दें। सूखे हुए बीजों को पानी में पूरी तरह डुबोएं। बीजों को बिल्कुल ना हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में और दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसे अलमारी, संदूक जिसमें धूप ना आए। अंतिम भाग को ठंडी जगह जैसे फ्रिज या बर्फ की पेटी में रख दें और इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें। अधिक जल को निकाल दें और कुछ दिन के बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या प्रकाश अंधेरे में रखे बीजों के अंकुरण की मात्रा में फर्क है और ऐसा क्यों हुआ? वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए कुछ विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, हजारों वर्षों की अवधि में किसी जीव में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन के कारण होते हैं या परिवर्तन के कारण आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते वे नष्ट हो जाते हैं। केवल वे ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। तालिका 11.2 में अलग अलग वास स्थानों में अजैव घटकों को कम ज़्यादा या कम बहुत ज़्यादा भरा गया है। भरिए अजैव घटक वो होते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे पानी, मिट्टी, हवा, प्रकाश, ये अजैव घटक कहलाएंगे। अब ताप है। मरुस्थलीय में दिन में ज़्यादा, रात में कम, मैदान में कम और ज़्यादा होता है। अब जानेंगे मरुस्थल, स्थलीय वासस्थान जो स्थल पे होते हैं, और इनके स्थल में बात होगी मरुस्थल की। मरुस्थल में दिन में तेज गर्मी पड़ती है और रातें अधिक ठंडी होती हैं। ऊँट के बारे में हमने पढ़ा। रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊँट जीव अधिक ताप से बचने के लिए गहरे बिलों में चले जाते हैं तथा रात को भोजन के लिए बाहर आ जाते हैं। कुछ रेगिस्तानी पौधों के चित्र दिए हैं, जैसे कि नागफनी, बबूल, ग्वार पाठा से घृत कुमारी भी कहते हैं। घृत कुमारी आदि रेगिस्तानी पौधे
हैं, आदि रेगिस्तानी पौधे हैं। आपको यहाँ पर ये रेगिस्तानी पौधे आते हैं कि कौन से रेगिस्तानी या मरुस्थलीय पौधे हैं, तो नागफनी, बबूल और ये ग्वार पाठा जिसे घृत कुमारी कहते हैं, ये एक अलग नाम है। आप इसे नोट और ज़रूर याद रखें। पौधे अपने आसपास देखे होंगे, इनमें क्या खास बात है। गमले अथवा बगीचे में लगे एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा लीजिए, दोनों को पॉलीथीन से ढक दीजिए, कुछ देर धूप में रहने दीजिए। दोनों पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं। थोड़ी देर बाद पॉलीथीन में इकट्ठा हुई पानी की मात्रा को देखिए। किस पौधे ने कम वाष्पोत्सर्जन किया या कम वाष्पोत्सर्जन इस पौधे को अपने परिवेश से अनुकूल में किस प्रकार मदद करती हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र के पौधों के बारे में जानेंगे। पहाड़ों पर सामान्यतः बहुत ठंड होती है और सर्दियों में तो हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष शंक्वाकार होते हैं। शंक्वाकार का मतलब कुछ इस डिजाइन से होते हैं, जो बर्फ़ पड़ेगी तो ये नीचे सरक के गिर जाएंगी, तो यही है कीप जैसा नुमा होगा उसका। तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के समान होती हैं, इससे वर्षा का जल एवं हिम आसानी से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। यह याक है, इनकी मोटी त्वचा है या फिर ठंड से इनका बचाव करती हैं। जैसे शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर भी होते हैं। ये बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित करते हैं। याक जो होता है वो बर्फीली स्थानों पर पाए जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनके लंबे बाल इनको ठंड से बचाते हैं। अतः जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विभिन्नता दिखाई देती है। घास स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है। एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर रहे उन्हें मार कर खा जाता है। मतलब शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मार कर खा जाता है। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनकी चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व बगल में हैं? शेर के अगले पैर के नख लंबे होते हैं, जिन्हें क्या लिखा है यहाँ पे, पादागुलियों के अंदर खींच कर छिपा सकता है। क्या शेर की ये संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं? उसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं तथा शिकार को चारों तरफ देखने में सहायक होती हैं। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिरे के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें दोनों दिशा में देख करके खतरा महसूस कर सकती हैं। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भगाने में सहायता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेर, हिरण, अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके वासस्थान में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। जलीय वास स्थान या जिसे समुद्र में देखेंगे। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वो जल में आसानी से तैर सकते हैं।
स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं, अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गलफड़े या क्लोम होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होता है। ये शरीर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं। अर्थात डॉल्फिन और व्हेल जो हैं वो गलफड़े के द्वारा सांस नहीं लेती हैं। ये जानना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि डॉल्फिन एवं जो व्हेल हैं इनमें गलफड़े नहीं पाया जाता और ये गलफड़े के द्वारा सांस नहीं लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर जल के सतह पर आकर श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास के द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीव पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखे हैं? तालाब एवं झील। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगते देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाएं और वहीं दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियों, तने, जड़ें किस प्रकार की व्यवस्थित हैं? अपने आसपास के तालाबों, पोखरों में मिलने वाली जलीय पौधों के स्थानीय नाम की सूची बनाएं तथा अवलोकन कीजिए कि पौधे का कौन सा हिस्सा या अंग जलीय वासस्थान के लिए अनुकूलित है। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल, खनिज, पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, परंतु जलीय पौधों की जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला, हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन अर्थात तैरते रहते हैं। आपने तालाबों में कमल के पौधों को देखा होगा। फूल जल की सतह पर रहती हैं, बड़ी बड़ी गोल पत्तियां जल की सतह पर फैली रहती हैं। जलकुंभी पौधे का नाम भी आपने सुना होगा। कुछ जलीय पौधे जल में पूरी तरह डूबे रहते हैं, जैसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सकरी और पत्तल रिबन की तरह होती हैं। ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती। आपने मेढक तो देखा होगा। मौका मिले तो इसके पिछले पाँव को ध्यान से देखिए। मेढक के पिछले पाँव लंबे, मजबूत होते हैं, जो उसे छलांग लगाने एवं शिकार करने में मदद करते हैं। इन पश्चपादों में जाल युक्त पादांगुलियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। हमने केवल कुछ जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की, जबकि विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। कल्पना कीजिए यदि हम पृथ्वी की सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों की एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधताएं होगी। तो यहाँ पर ख़त्म होता। आगे हम पढ़ेंगे हमने इसमें क्या जानना, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट भी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में अपने परिवेश में रहने के लिए कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। ऐसी विशिष्ट संरचनाओं एवं स्वभाव की स्थिति को अनुकूलन कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के पौधे शंक्वाकार होते हैं। मछली का आकार धारा रेखीय अथवा नौकाकार होता है। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसी जंतुओं में गिर अथवा गलफड़े नहीं होते हैं। मेढक के पिछले पैरों के झिल्ली युक्त पादांगुलियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। इस लेसन में बस इतना ही है। मछली कहाँ पे मिलान करेंगे, आप इसको आसानी से अब मिला सकते हैं। तो ऊंट, कुबड़, नागफनी कहाँ पर पाया जाता है? तो घोड़ा क्या होता है? पहाड़ी जानवर, कम वाष्पोत्सर्जन, धारा रेखीय शरीर होता है किसका? मछली का। नागफनी याक कहाँ पर पाया जाएगा? ये पहाड़ी जानवर है। नागफनी कहाँ पर? मजबूत खुर किसका होता है? तो घोड़े का होता है।
कम वाष्पोत्सर्जन, नागफनी। तो क्या बच गया? कंप्लीट हो गया। हाँ, ऊंट निम्न प्रवेश में पाया जाने वाला है। तो मरुस्थल में धारा रेखीय शरीर किसका होता है? तो वो मछली का होता। हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है कहाँ पे? मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र या रेगिस्तानी में। तो पर्वतीय क्षेत्रों में श्वास लेने में कठिनाई होती है। घास स्थल अथवा वनों की शक्तिशाली जंतु कौन है? घास अथवा वनों के, तो वो शेर होता है। जलकुंभी पाया जाएगा, जलकुंभी जल में पाया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेसन समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।